अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 8th क्लास साइंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड रेन। ठीक है, लास्ट ईयर जो बोर्ड के एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया था, तो आपने इसे अच्छे से समझना है ताकि अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है, इस साल पेपर में आता है, तो आपको ये अच्छे से आता हो। अगर अभी तक आप स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो या कोई भी लेक्चर अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपको उसको नोटिफिकेशन इनबॉक्स में मिल सके। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एसिड रेन है क्या। एयर पॉल्यूटेंट्स, हमने जो एयर पॉल्यूटेंट्स पढ़े थे जिसमें उसने बताया हुआ फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड रेन। इसमें हमें ये बताया हुआ है हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, जिसके अंदर हमने बात की थी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के हमारे पास दो चीजें थी, NO2। अगर ये पानी के साथ डिसॉल्व हो जाए, पानी के अंदर हल हो जाए, तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन के अंदर देखें, हमारे पास जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर इसका रिएक्शन वाटर वेपर्स के साथ होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास एक चीज बनती है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। अब आप खुद यहाँ से देख सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एज अ एयर पोल्यूटेंट है, जब वो पानी में डिसॉल्व हुआ है तो उसने एक एसिड प्रिपेयर कर दिया है। तो जब ये एसिड रेन की फॉर्म में हमारे ऊपर आएगा तो ये किस फॉर्म में आएगा, एसिड रेन की सूरत में आएगा। इसी तरीके से हमारे पास जैसे बताया हुआ है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व होंगे तो वो भी एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि नाइट्रिक एसिड है। अब आपको पता है जो एसिड है जब वो पानी के साथ बारिश की सूरत में नीचे आएगा तो वो भी किस फॉर्म में आएगा, एसिडिक रेन की फॉर्म में हमारे ऊपर आएगा, तो काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं। और इन एसिड जो प्रोड्यूस होते हैं अगर ये वाटर की फॉर्म में, एसिड रेन की फॉर्म में हमारे ऊपर आएंगे, किसी भी चीज़ पर गिरते हैं तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब हम यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि जो एसिड रेन है इससे क्या क्या खतरात हैं, क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले हमें बताया हुआ है एक्वेटिक लाइफ। अब जब ये पानी समंदर में या किसी भी नदी नाले में या किसी भी जगह वेपर्स की फॉर्म में गिरता है तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, वहाँ पर रहने वाली जो मछलियाँ हैं, जो आबी मखलूक है, उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक तेज़ाब उनके ऊपर आकर गिरता है तो उनकी बका को ख़तरा हो सकता है। नेक्स्ट हमें बताया हुआ ट्रीज़ के बारे में। अब जो दरख्त हैं जब उनके ऊपर भी तेज़ाब गिरेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो पत्ते होते हैं उनको भी डैमेज कर सकता है, इस तरीके से उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट हमें बताया हुआ है बिल्डिंग्स। अब जो इमारतें होती हैं उनके ऊपर जो पत्थर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, तो इस एसिड रेन ने क्या करना होता है, वो जो पत्थर वगैरह होते हैं उनको भी ये काफ़ी डैमेज करती है। ठीक है, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट अब हमें बताया हुआ है फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल। अब जब ये ज़मीन के ऊपर बारिश गिरेगी तो हर ज़मीन की ख़ास किस्म की फर्टिलिटी होती है, उसकी जो ज़रख़ेज़ी होती है। अब चूँकि यहाँ पर जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो के नुकसानदेह होते हैं काफ़ी। अब वो जब ज़मीन के अंदर शामिल हो जाएँगे तो उससे क्या होगा, ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी होती है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। और जब उसी ज़मीन पर आप कोई भी न्यू क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए काफ़ी मसला हो सकता है। उसकी जो फर्टिलिटी है वो पहले के निस्बत काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। अब जो ज़मीन के अंदर रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो छोटे छोटे जानदार हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से जो एसिडिक रेन है वो काफ़ी खतरात पैदा कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से एक और टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलात का कटाव, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में, इंसानी एक्टिविटीज़ के नतीजे में जो जंगलात का हम कटाव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन की अगर बात की जाए, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है डिफॉरेस्टेशन की, जैसे कि आपको पता है आबादी में ग्रेजुअली इंक्रीज़ आ रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए होती है रहने के लिए। और उसके साथ साथ जो हमारी डिमांड है लकड़ी की, वुड की, वो भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि आपको पता है जो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास जो वुड्स हैं उनसे काफ़ी तरह के हम जो डोर्स हैं वो भी बना सकते हैं और इसी तरीके से काफ़ी मज़ीद चीज़ें हम उनको बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो इंसान है वो जो फॉरेस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब इससे किस किस तरह के ख़तरा पैदा हो सकते हैं यहाँ पर हमें बताया हुआ है।
सॉइल एरोजन। अब जो हमारे पास दरख्त होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं कि जो मिट्टी होती है उसको वो मजबूत रखे हुए होते हैं, उनको कनेक्ट किए हुए होती हैं। इस तरीके से जो हमारे पास सॉइल इरोजन होती है, जो ज़मीनी कटाव होता है, उससे जो ज़मीन होती है वो बच जाती है। इसी के साथ हम एक और चीज़ बताए हुए, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। अब जितने भी हमारे पास कुछ जानदार हैं जो कि जंगलात के अंदर रहते हैं, उनके लिए एज अ हैबिटेट होते हैं, उनका घर होता है, मस्कन होता है उनका। तो जब जंगलात का हम कटाव करते हैं तो उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसी के साथ हमें एक और टॉपिक बताया हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन इन्वायरमेंट। जो डिफॉरेस्टेशन है, जंगलात का कटाव है, उसका हमारे माहौल पर क्या असर पड़ता है। तो हमें सबसे पहले बताया हुआ है चेंज इन क्लाइमेट एंड वेदर। हमें पता है कि जो हमारे जंगलात होते हैं, जो दरख्त होते हैं, वो माहौल को खुशगवार बनाते हैं। तो जब जंगलात का कटाव हो जाएगा तो उससे हमारा जो माहौल होगा, उसके क्लाइमेट में, उसके वेदर में भी काफ़ी चेंज आना शुरू हो जाएगा। इसी के बाद हमें जैसे बताया था सॉइल इरोजन का, जैसे मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि जो हमारे पास दरख्त होते हैं वो ज़मीन को आपस में जोड़ कर रखते हैं। अब अगर ज़मीनी कटाव पैदा होना शुरू हो जाए कि अगर बारिश आती है तो पानी के साथ साथ जो ज़मीन की मिट्टी होती है वो भी साथ में बहना शुरू हो जाती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारी जो ज़मीन का ज़रख़ेज़ हिस्सा होता है, जो उसकी फर्टाइल सॉइल होती है, वो भी साथ में बहना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से जो फर्टेलिटी होती है सॉइल की वो रिड्यूस हो जाती है। इसी के बाद हम बताया रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ रिड्यूस। अब जो पौधे होते हैं, ये जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, वो ज़मीन से पानी को लेते हैं और अपने पत्तों तक लेकर आते हैं, तो वहाँ से जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, ज़मीन से पानी बुख़ारात बनकर जो निकलता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब जंगलात में कटाव शुरू हो जाएगा, इनके जो जो डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास इवेपोरेशन होता है उसका रेट काफ़ी कम हो जाता है। अब जो इवेपोरेशन का प्रोसेस रेट जो है वो कम होगा, उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, जो रेन होती है वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी, तो बारिशें भी क्या होंगी, कम होंगी। इसी के बाद हमें एक और चीज़ बताई हुई है, CO2 कंजप्शन डिक्रीजेस। अब हमें पता है जो हमारे जंगलात होते हैं, जो दरख्त होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देते हैं। अब जब जंगलात का कटाव शुरू हो जाएगा, जंगलात कम मिकदार में मौजूद होंगे, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों ने, दरख्तों ने कंज्यूम करनी थी वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी तो ऑक्सीजन की जो हमारे पास इनटेक होती है, जो पौधों ने या दरख्तों ने हमें देनी होती है ऑक्सीजन, उसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। अब उसके नतीजे में क्या हो सकता है, उसके नतीजे में जैसे हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये जो दो इफेक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो सकता है। इसी तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन है वो वाइल्ड लाइफ को भी काफ़ी डिस्टर्ब करती है। अब वाइल्ड लाइफ का आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि वाइल्ड लाइफ क्या है। ऐसे तमाम दरख्त, ठीक है, जो कि हम खुद कल्टीवेट नहीं करते, ठीक है, नॉन कल्टीवेटेड जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, और इसी के साथ जो हमारे पास एक तो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, जिनको हम घर में पालतू जानवरों के तौर पर पाल सकते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम घरों में नहीं पाल सकते। तो उनके रहने के लिए जो हमारे जंगलात होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, उनका एक किस्म का ये मस्कन होते हैं, उनके रहने की जगह होती है। तो जब डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगी तो उनको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इस तरीके से जो वाइल्ड लाइफ है वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है डिफॉरेस्टेशन के नतीजे में। जितना डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगी, उसके नतीजे में जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ होगी उनके मुतासिर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते रहेंगे। तो इस तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन है वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और इसके नतीजे में काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।